पोकेमॉन का मेन कैरेक्टर ऐश केचम कब वापस आएगा? क्या ऐश की टाइमलाइन और लिकोरॉय की टाइमलाइन एक ही है? पोकेमॉन होराइजन सीरीज की परफॉर्मेंस जापान में कैसी चल रही है, इंडिया में कैसी चल रही है, ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में ये सीरीज को इसके पहले की ऐश केचम वाली सीरीज से ज्यादा पसंद किया जा रहा है या नहीं? क्योंकि पोकेमॉन होराइजन सीरीज को लाने का मकसद ही पहले से ज्यादा पैसा छापना है। हाँ, तुमने सही सुना। क्या ऐश और सरना का साथ में कोई फ्यूचर है, जिसके बारे में इस वाली वीडियो में मैंने सब कुछ बताया है, लेकिन फिर भी तुम लोग पार्ट टू करते हो। थोड़ा सब्र करो यार। इस वीडियो का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है, जाकर वहाँ से देख लो। लेकिन ये सारे ही सवाल हवा बनकर उड़ जाएंगे इस बड़े सवाल के सामने कि ऐश केचम कभी वापस आएगा भी या नहीं। क्या पोकेमॉन के क्रिएटर्स ने ऐश केचम को हमेशा के लिए बाय बाय कर दिया है? हाँ दोस्तों, ये सवाल इतना जरूरी है कि अगर इसका कोई नेगेटिव आंसर मिलता है तो पीछे के सारे छोटे छोटे सवालों का कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को ऐश के रिटर्न की पूरी एक्यूरेट एनालिसिस और सही जानकारी मिल जाएगी, और इसके बाद किसी भी सेम टॉपिक की वीडियो पर मिस यू ऐश केचम प्लीज रिटर्न जैसे कमेंट्स आपको करने नहीं पड़ेंगे। इस वीडियो में आपको ये भी जानने मिलेगा कि पोकेमॉन के मेकर्स गेम्स को लेकर ज्यादा सीरियस है या एनिमे को लेकर, क्योंकि अगर पोकेमॉन गेम से उन्हें ज्यादा प्रॉफिट मिलता है तो एनिमे सीरीज में ऐश के जाने से हुए नुकसान का उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और पोकेमॉन होराइजन से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, ये तो हमें उसके जापान में और वर्ल्ड वाइड परफॉर्मेंस से ही पता चलने वाला है। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि इस वीडियो में कही गई हर बात फैक्ट्स पर बेस्ड होगी और लास्ट में तुम्हें मेरा ओपिनियन जानने मिलेगा। ये वीडियो कोई दावा नहीं करती है कि ऐश केचम एनिमे में कंफर्म ही रिटर्न होगा, पर जो मैं कर सकता हूँ वो है बेहतर से बेहतर रिसर्च, जो कि इस वीडियो में करने की कोशिश भी की गई है। तो इसी के साथ अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज से 3 साल पहले यानी 2021 में ऑब्सीडियन ने अपनी वेबसाइट में 2 प्रेडिक्शंस की थी। उन्होंने पहली प्रेडिक्शन ये की थी कि ऐश की जर्नी कंटिन्यू होगी, बट इसे उन्होंने 2 पैथ में डिवाइड करके बताया था। पहला ये कि अगर ऐश केचम लियोन को डिफीट करता है और एक वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है तो उसके पास करने को कोई काम नहीं रहेगा। वो वर्ल्ड के अलग अलग जगहों में ट्रैवल करेगा, नए नए पोकेमॉन से मिलेगा और साथ ही वर्ल्ड के उन एरियाज को भी एक्सप्लोर करेगा जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा हो। वो पोकेमॉन के साथ नई नई चीजों को सीखने में बिलीव रखेगा, क्योंकि करियर तो उसने बना ही लिया है वर्ल्ड चैंपियन और अलोला चैंपियन के टाइटल पाकर। दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि अगर ऐश केचम लियोन को हराने में कामयाब नहीं हो पाता और एक रनर अप जैसा कुछ बन जाता है, तब मैक्सिमम चांसेस ये होंगे कि वो एक जिम लीडर या एक फ्रंटियर ब्रेन बन जाएगा, क्योंकि उसने अलोला लीग और ऑरेंज लीग ऑलरेडी जीत लिया है, जिससे ऐश को एक जिम लीडर बनने का पूरा हक मिलता है। या ऐश केचम एक फ्रंटियर ब्रेन बन सकता है, क्योंकि सीरीज में हमें दिखाया गया कि कैसे ऐश केचम के बैटल फ्रंटियर जीतने के बाद उसे फ्रंटियर ब्रेन बनने का ऑफर मिलता है, जिसे वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करने की चॉइस की वजह से रिजेक्ट कर देता है। या फिर ऐश केचम किसी प्रोफेसर का असिस्टेंट रिसर्चर बन सकता है, क्योंकि ऐसा करने से वो पोकेमॉन को बारीकी से समझ पाएगा, और चांसेस इसके भी ज्यादा होंगे कि ऐश प्रोफेसर ओक का ही असिस्टेंट बनेगा। तो ये ऑब्सीडियन के द्वारा की गई पहली प्रेडिक्शन थी। अब चलते हैं उनकी दूसरी प्रेडिक्शंस की तरफ। इनकी दूसरी प्रेडिक्शन थोड़ी सी सैड कर देने वाली है। वो ये कि सारे पोकेमॉन फैंस और पोकेमॉन एनिमे फ्रेंचाइज टीवी में ऐश को बार बार देखते देखते थक जाएंगे और इवेंचुअली वो इसकी जर्नी को एंड करने का डिसाइड करेंगे, बिल्कुल बेब्लेड फ्रेंचाइज की तरह। बेब्लेड में भी टाइसन को 3 बार वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद ये सोचकर हटा दिया गया कि उसके दोबारा वर्ल्ड चैंपियन में पार्टिसिपेट करने से या उसके हारने या जीतने से एनिमे सीरीज बोरिंग न बन जाए। बट मैं एक बात बताता हूँ कि वो टाइसन को रख कर भी नई सीरीज को मजेदार बना सकते थे, पर उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। बाय द वे, इस पर किसी फुल वीडियो में बात करेंगे, अभी टाइम नहीं है। तो अब मैं आपसे सवाल करता हूँ कि ऑब्सीडियन की दोनों प्रेडिक्शंस में से कौन सी प्रेडिक्शन आज सच हो गई है? और मुझे तो बिल्कुल भी डाउट नहीं है, आप में से 90% लोगों ने प्रेडिक्शन 1 के सेक्शन ए को ही सिलेक्ट किया होगा, है ना? 24 मार्च 2023 को जापान में पोकेमॉन का लास्ट एपिसोड रिलीज होता है, और इसके साथ ही ये सारी चीजें क्लियर हो जाती है कि ऐश वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है, बट पोकेमॉन मास्टर बनना, जो कि उसका हमेशा से बनने का सपना रहा है, उसे पूरा करने का कोई एग्जैक्ट प्रोसेस नहीं है। ऐश को हमेशा पोकेमॉन्स के बारे में सीखते रहना है, दुनिया के हर पोकेमॉन से मिलना है, पूरा वर्ल्ड घूम लेना है, और जिस दिन ऐश ये सब कर लेता है उस दिन वो सही मायने में एक पोकेमॉन मास्टर कहलाएगा। और एनिमे के अकॉर्डिंग पोकेमॉन मास्टर का मतलब भी यही होता है। असल में ये 11th और फाइनल एपिसोड था पोकेमॉन की सीरीज द रेनबो एंड पोकेमॉन मास्टर की। इसमें गैरी ऐश से पूछता है कि ऐश, क्योंकि तुम अब एक वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हो, तो अब कितनी दूरी बचती है तुम्हारे एक पोकेमॉन मास्टर बनने में? और इसके बाद ऐश केचम काफी सोच में पड़ जाता है कि वो पोकेमॉन मास्टर कैसे बन सकता है, और फिर बाद में उसे ये रियलाइज होता है कि पोकेमॉन मास्टर बनना कोई गोल नहीं है, बल्कि वो एक जर्नी है जो चलती रहेगी। और इस तरह पोकेमॉन के फाइनल एपिसोड के लास्ट फ्रेम में द एंड की जगह टू बी कंटिन्यू देकर वे यही दिखाना चाहते हैं कि ऐश की जर्नी चलती रहेगी, लेकिन कहाँ चलती रहेगी?
अब मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहूंगा कि ऐश केचम का सफर चल रहा है, वो कुछ ना कुछ कर रहा है पोकेमॉन वर्ल्ड में। बस फर्क इतना है कि ऐश अब ऑफ कैमरा हो चुका है। उन्होंने कैमरा को ऐश की तरफ से हटाकर लिको और रॉय की तरफ कर दिया। दैट मींस कि उन्होंने ऐश केचम को ब्रेक देकर पोकेमॉन की नई सीरीज पोकेमॉन होराइजन्स और इसके नए प्रोटैगनिस्ट को इंट्रोड्यूस कराकर एक्सपेरिमेंट किया है। उन्होंने इन 25 सालों में हर सीरीज में छोटे और बड़े एक्सपेरिमेंट किए हैं, जैसे कि किसी सीरीज में ऐश के आर्ट स्टाइल बहुत बढ़िया कर देना और किसी सीरीज में बहुत बेकार कर देना। कालो सीरीज के बाद सन एंड मून में एक बहुत ही अलग स्टोरी लाइन दिखाना, जर्नीज में भी बहुत ही अलग स्टोरी लाइन दिखाना और लास्ट में ऐश को हटाकर नई सीरीज में नए प्रोटैगनिस्ट के साथ सब कुछ हिला डालना। तो पोकेमॉन कंपनी एक्सपेरिमेंट करने से पीछे नहीं हटती है और ना ही दूसरे एनिमे हटते हैं। जैसे कि ब्लीच नामक एनिमे अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा कि उसमें इचिको कुरोसोकी की स्टोरी दिखाई जाती है, जिसका अपने दोस्तों और स्पिरिट वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने का गोल अचीव होने के बाद उसकी कहानी एंड कर दी जाती है और इस सीरीज का सीक्वल ब्लीच ब्रेव सोल्स में नए प्रोटैगनिस्ट दिखाए जाते हैं। इनाजुमा 11 नामक एनिमे सीरीज में एंडू ममरू जब अपने सॉकर चैंपियन बनने का सपना पूरा कर लेता है तो उसकी जर्नी वहीं पर एंड कर दी जाती है और इनाजुमा 11 गो नामक नई सीरीज में नए प्रोटैगनिस्ट और सॉकर प्लेयर्स की नई जनरेशन इंट्रोड्यूस कराई जाती है। ठीक उसी तरह फेरी टेल एनिमे में नात्सु ड्रैगनल और फेरी टेल के मेंबर्स अपने गोल अचीव करने के बाद इस सीरीज को ये बताकर एंड कर दिया जाता है कि उनका सफर जारी रहेगा और इसके बाद वाली सीरीज फेरी टेल 100 इयर्स क्वेस्ट में नए प्रोटैगनिस्ट और उनके अलग अलग नए चैलेंजेस दिखाए जाते हैं। ड्रैगन बॉल जी में भी गोकू अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर बनने और पृथ्वी को बचाने का सपना पूरा करने के बाद ब्रेक पर चला जाता है, जिसके बाद नई सीरीज ड्रैगन बॉल जीटी कंटिन्यू करती है चाइल्ड गोकू के नए एडवेंचर के साथ, जबकि ओरिजिनल एडल्ट गोकू लापता हो जाता है। तो इस तरह बहुत सारे एनिमे आए और गए हैं जिनमें मेन कैरेक्टर को उसका सपना पूरा करवाकर उसका सफर बंद करवा दिया जाता है और नई सीरीज नए प्रोटैगनिस्ट के नए एडवेंचर के साथ कंटिन्यू करती है। ऐसा वो इसलिए करते हैं जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि हर कंपनी गैम्बल जैसा माइंडसेट रखती है। वो वैसे ही सीरीज बनाएंगे जिनकी डिमांड है, जिनसे उन्हें ज्यादा टीआरपी मिल रही है और ऐसे में वे ये कभी नहीं देखेंगे कि उनके ऐसे डिसीजन से कौन से फैन ग्रुप्स हर्ट हो रहे हैं। लेकिन ये इकलौती वजह नहीं होती है एनिमे के क्रिएटर्स का नए प्रोटैगनिस्ट दिखाने के पीछे। मैं बात कर रहा हूँ नैरेटिव रेफ्रेश की। पोकेमॉन पिछले 2 डिकेड से एक ही कैरेक्टर ऐश केचम को रन कर रहा था, जो कि एक बहुत ही लंबा टाइम होता है और ऐसे में उन्होंने ऐश केचम को हटाकर नए प्रोटैगनिस्ट के जरिए नई चीजों को ट्राई करना चाहा तो क्या गलत किया। वो तो बस चाहते हैं कि पोकेमॉन फैंस को नई स्टोरी लाइन से रिफ्रेशमेंट मिले, एक्सप्लोरिंग डिफरेंट थीम्स एंड रीजन्स। जैसा कि हम सभी को पता है कि पोकेमॉन हर एक न्यू सीरीज से टिपिकली अलग रीजन्स और थीम्स ही दिखाती आ रही थी पिछले 2 डिकेड से, लेकिन एनिमे में नए प्रोटैगनिस्ट दिखाने से उन्हें बहुत अच्छा मौका मिल जाता है अलग रीजन्स और पोकेमॉन वर्ल्ड के यूनिक एस्पेक्ट्स को दिखाने का। बिजनेस और मर्चेंडाइजिंग। तुम लोग भूल तो नहीं गए कि पोकेमॉन के लिए बिजनेस और मर्चेंडाइजिंग कितनी ज्यादा जरूरी है। अगर वो नए कैरेक्टर और नई सीरीज दिखाते हैं तो उनके टॉय गेम्स और प्रोडक्ट्स में क्या जबरदस्त ग्रोथ मिलेगी तुम्हें पता नहीं है। एंड क्रिएटिव फ्रीडम। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, नई सीरीज के साथ नए प्रोटैगनिस्ट पोकेमॉन क्रिएटर्स की क्रिएटिविटी का एक पार्ट होता है। उन्हें नई सीरीज के साथ रिस्क लेने का पूरा हक है। तो कुल मिलाकर सब ठीक ही चल रहा है। उन्हें सीरीज को बोरिंग नहीं होने देना था, ऐश को ब्रेक पर भेजकर नई सीरीज और नए प्रोटैगनिस्ट के साथ एक्सपेरिमेंट करना था। एनिमे इंडस्ट्री में बहुत ही रेयर होता है ऐसा जब कोई एनिमे 20 साल तक एक ही मेन कैरेक्टर के साथ पूरी सीरीज रन करता है और अब तक पोकेमॉन, डोरेमोन, शिनचैन, डिटेक्टिव कोनान, साज़ाए-सान जैसे बहुत ही कम एनिमे सीरीज हैं जो ऐसा कमाल का काम कर पाए हैं। तो इस तरह पोकेमॉन ने पहले ही हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है और अब अगर वो नई सीरीज के साथ, नए कैरेक्टर के साथ, नई स्टोरी लाइन, नए पोकेमॉन, नए एडवेंचर्स, इन सब के साथ थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हमें उन्हें सपोर्ट करने से रोकना चाहिए। पर प्रॉब्लम कहाँ है? तो मेरे दोस्त, प्रॉब्लम यहाँ है। हमने जब से पोकेमॉन देखना शुरू किया है तब से हम ऐश केचम को ही देखते आ रहे हैं। हमने उसे ये सिखाया है कि गिव अप जैसा फ्रेज तो अपनी डिक्शनरी में रखना ही नहीं है। कितनी बार तुमने एनिमे में ऐश को नेगेटिव होते देखा है? बहुत ही कम बार ना। उसने ही हमें ये विश्वास दिलाया है कि जब तक मंजिल तक पहुंच नहीं जाते तब तक हार मानना तो दूर, कोशिश करना भी नहीं छोड़ना है। चुप! बिल्कुल चुप! हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने? पर इस बात से तो तुम भी एग्री करोगे कि पोकेमॉन में ऐश केचम को देखते हुए ही हम में बचपन से ही एक इमोशनल कनेक्शन बन गया है। साल गुजरते गए, नई सीरीज आती गई, साथ ही बदलते गए, रीजन्स बदलते गए, पोकेमॉन्स भी बदलते गए, पर ऐश वही का वही रहा। ये हमारी ही फीलिंग्स है जो ऐश के जाने से हर्ट हुई है। तो ये तो हमारे और ऐश के बीच के कनेक्शन की बात थी। अब एनालिसिस करते हैं ऐश केचम के कमबैक को लेकर। क्या ये सच में हो सकता है?
ये बात बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वर्ल्ड का हाईएस्ट ग्रॉसिंग एनिमे फ्रेंचाइज और कोई नहीं, अपना पोकेमॉन ही है। बट 2019 में इन्होंने अपनी टोटल नेटवर्थ यानी कितने पैसे हैं इनके पास, ये सब पब्लिश करना बंद कर दिया। इसलिए इनकी करंट नेटवर्थ तो मैं नहीं बता सकता हूँ। बट 2019 के टाइम पर इनकी एस्टिमेटेड वर्थ थी $71 बिलियन और अनुमान लगाया जाता है कि 2022 तक ये $71 बिलियन $100 बिलियन को भी क्रॉस कर गया होगा। और साथ ही मीडिया फ्रेंचाइज में भी पोकेमॉन नंबर 1 पर है, जिसका एस्टिमेटेड रेवेन्यू था $88 बिलियन 2019 के टाइम पर, जो एनिमे से $17 बिलियन ही ज्यादा था। बेसिकली मीडिया फ्रेंचाइज में पोकेमॉन के इनकम का सबसे बड़ा सोर्स मर्चेंडाइज है $80 बिलियन के साथ। इसके बाद वीडियो गेम्स $6 बिलियन के साथ, फिर बॉक्स ऑफिस यानी जिसमें मूवीज आते हैं $1.5 बिलियन के साथ। तो इस तरह हम ये देखते हैं कि पोकेमॉन की एनिमे से और मीडिया फ्रेंचाइज से होने वाली कमाई में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वो दोनों से ही अच्छा कमाते हैं। और इन स्टैटिस्टिक्स से तो एक बात साफ होती है कि अगर एनिमे को कुछ नुकसान होता है तो इनके क्रिएटर्स इस मसले को बिल्कुल सीरियसली लेंगे। बट क्या पोकेमॉन होराइजन सीरीज जापान में अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस ये ऐश केचम के आने के चांसेस बढ़ा या घटा सकती है? तो ये देखो, ये है जापान में शेयर की गई टीवी शोज की रेटिंग। इस लिस्ट में डिस्केंडिंग ऑर्डर में सारे एनिमे की करंट रेटिंग्स दे रखी है, और ये रही सबसे नीचे में पोकेमॉन होराइजन की रेटिंग 1.7% एवरेज शेयर के साथ। पोकेमॉन होराइजन वीक के टॉप एनिमे शोज में भी नहीं आ पा रहा है। वही बात करें इससे पहले के सीजन्स की टीवी रेटिंग की, तो XY का सबसे ज्यादा था 4% एवरेज शेयर, इसके बाद सन एंड मून का 3.7% एवरेज शेयर, जर्नीज का 2.2% और होराइजन का सबसे कम। अब तुम ही बताओ पोकेमॉन के क्रिएटर्स ऐसे टीवी रेटिंग के साथ भला कैसे कंटिन्यू करेंगे? होराइजन सीरीज तो टाइटैनिक की तरह डूब रहा है। बट क्या टीवी रेटिंग सही में पोकेमॉन कंपनी के लिए मैटर करती है? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि अगर किसी शो की टीवी रेटिंग अच्छी खासी रहती है, इसका मतलब वो लार्जर ऑडियंस को असेंबल कर रहा है, जिससे उन्हें एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू भी ज्यादा मिलेगा। लेकिन अगर टीवी रेटिंग ही कम हो तो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू कम, अदर एनिमेज के कंपैरेटिवली पॉपुलैरिटी भी कम, और इसकी वजह से मर्चेंडाइज सेल पर भी इसका गलत इंपैक्ट पड़ सकता है। हालांकि टीवी रेटिंग्स के अलावा स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म भी होती है जहां पर नेशनली और इंटरनेशनली भी लोग इसे देख रहे हैं, उसका फाइनेंशियली कंट्रीब्यूशन भी पड़ रहा है इस चीज पर। लेकिन स्टैटिस्टिक्स की माने तो पोकेमॉन होराइजन्स के जल्द ही फ्लॉप होने के चांसेस हैं। एंडी गोस पोकेमॉन मीडिया प्रोडक्शन के सीनियर डायरेक्टर और टाइटो ओकियोरा मार्केटिंग के वाइस प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि ऐश केचम अभी भी एक्टिव है पोकेमॉन वर्ल्ड में, और होने को तो कुछ भी पॉसिबल है। ये एक्चुअली में उनके लाइन्स है। टाइम्स ऑफ इंडिया के इस आर्टिकल को देखो। पोकेमॉन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कुनिहिको योयोमा ने ऐश के इवेंचुअल रिटर्न को लेकर हिंट किया है। उन्होंने बताया कि ये कुछ वक्त में होने वाला है। अब कोई एग्जैक्ट टाइमिंग उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है, और ना ही ये क्लियर किया है कि होराइजन में ऐश केचम एज ए मेंटर आएगा या एक नई सीरीज में मेन प्रोटैगनिस्ट की तरह आएगा। और इस तरह कुनिहिको योयोमा ने लिटरली पोकेमॉन एनिमे में ऐश केचम के रिटर्न के लिए चिंगारी लगा दी है। योयोमा ये भी असर्ट करते हैं कि ऐश अगर रिटर्न करता है तो वो हमेशा के लिए 10 साल का ही रहेगा जैसा कि वो रहता है। हालांकि ये खुशी की बात है, पर उतनी भी नहीं है, क्योंकि ऐश का रिटर्न अभी भी स्पेक्युलेटिव है, यानी कि काल्पनिक है। खैर ये तो वेट एंड वॉच वाली बात है। वैसे तो मैं भी चाहता हूँ कि ऐश लौटे तो वो एक पोकेमॉन का मेन प्रोटैगनिस्ट बनकर ही लौटे। और हाँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैंने उनसे कोई फोन पर बात नहीं की है, और अगर होती भी तो भी नहीं हो पाती, क्योंकि उनके जैसे जापानीज सिटीजन्स को इंग्लिश आती ही नहीं है। ऐश का आना कंफर्म नहीं है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारे अंदर भी ऐश केचम के रिटर्न को लेकर नई उम्मीदें जाग गई होंगी। तो वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, और अगर तुम चाहते हो कि मैं इस तरह की वीडियोस लाता रहूं तो मुझे तुमसे सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं। जय हिंद दोस्तों।